हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों में सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन लेकर के आई हूँ। बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपकी जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो चैप्टर्स हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो ये फिजिक्स पार्ट का पहला चैप्टर है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसे समझेंगे, और जब समझेंगे तभी आप अपने एग्जाम में आए हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं हम उन सभी को अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन अगर हमें किसी अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया जाए तो वहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखाई देने लगती हैं, और जब हम उस कमरे को प्रकाशित कर देते हैं तो हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो बच्चों, वे क्या है जो इस वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं? तो बच्चों, दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। बच्चों, दिन के समय हमारी सहायता देखने में क्या करता है? सूर्य का प्रकाश, जिसके कारण हम देख पाते हैं। प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं, क्या होता है प्रकाश? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जब ये ऊर्जा हमारी आंखों में जाती है तो इसी ऊर्जा की वजह से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखते हैं प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बच्चों, प्रकाश किस तरीके के तरंगे हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय रूप में हैं। अतः इनके संचरण के लिए, यानी कि इनके चलने के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु उपस्थित होती है तो वस्तु की छाया प्राप्त होती है। बच्चों, जो प्रकाश का मार्ग है, जिस रास्ते पर प्रकाश चल रहा है, उसके मार्ग में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु मीन्स जिसके आर पार देखा ना जा सके, जैसे ईंट है उसके आर पार हम देख नहीं सकते, या कोई मोटा फट्टा है जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, तो ऐसी चीजें अपारदर्शी कहलाती हैं। तो जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु की छाया प्राप्त होती है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन सरल रेखीय है, अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में इस तरीके से चलता है। अगला पॉइंट है किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में। पारदर्शी माध्यम मीन्स जिसके आर पार देखा जा सके। तो बच्चों, अगर कोई समांगी पारदर्शी माध्यम है तो उसमें प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। गमन पथ मीन्स प्रकाश के चलने का जो रास्ता है, जिस पर प्रकाश चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश का ये गमन पथ है, प्रकाश इस रास्ते पर चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रकाश की किरण कहलाएगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बच्चों, निर्वात में अगर हम प्रकाश की चाल देखें तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बच्चों, ये थे प्रकाश के गुण। अब आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन काफी आते हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, प्रकाश की किरण जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये कोई चिकना पृष्ठ है और अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण आके टकराती है तो ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये देखिए लौट गई, तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
आइए इसको एक चित्र के द्वारा और समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक मिरर लिया हुआ है, यानी कि एक समतल दर्पण हमने लिया है। इसके एक पृष्ठ पर ये पॉलिश है। इस पर कोई आपतित किरण आकर के टकराई है, इस पर कोई किरण आकर के टकराई है और ये किरण इसी माध्यम में वापस लौट गई है। तो इसी माध्यम में क्योंकि टकराकर वापस लौटी है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और बच्चों, जो किरण आकर के टकराती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो टकरा कर इससे परावर्तित होकर लौटती है, वापस जाती है उसी माध्यम में, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बच्चों, जहां पर ये आपतित किरण गिरी है इस पर, वहीं पर अगर हम एक लंब खींचे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो वो क्या कहलाता है? वो अविलंब कहलाता है। और आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है, ये आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है, जिसको हम आई से दिखाते हैं, तो बच्चों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण है, यानी कि ये वाला कोण, ये कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये कोण का निशान है और ये स्मॉल आर। तो बच्चों, यहां हमने देखा कि जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो उसी माध्यम में लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जहां पर टकराई है उस पर अगर हम एक लंब खींचें तो वो अविलंब कहलाता है। और अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है वो परावर्तन कोण कहलाता है। बच्चों, इसी आधार पर अब हम जानेंगे परावर्तन के नियम क्या हैं। देखिए, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण आई किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण आर के। है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, पहला नियम था कि जो आपतन कोण है यानी कि आई, ये किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम है बच्चों कि आपतित किरण और जो आपतन बिंदु पर जो अविलंब खींचा है, यानी कि ये वाला अविलंब और ये परावर्तित किरण, ये सभी क्या है? ये सभी एक ही तल में मौजूद होते हैं। तो ये क्या है? ये परावर्तन का दूसरा नियम है। बच्चों, समझ आए आपको परावर्तन के नियम? अब आप परावर्तन पर आए किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अब हम जानते हैं प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? तो बच्चों, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। बच्चों, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें, मतलब जो आपतित किरण किसी चिकने पृष्ठ पर अगर डली है और वो परावर्तन के पश्चात लौटती हैं, तो कम से कम दो किरणें प्रतिच्छेदित हों, यानी कि एक दूसरे को काटें, यानी एक दूसरे को मिलें या एक दूसरे को काटें। प्रतिच्छेद का मतलब है काटना। तो जब कम से कम दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित होती हुई वो किरणें प्रतीत होती हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के प्रकार बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब आइए इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं बच्चों, परावर्तित किरणें, वो वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित होती हैं, तब ये वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। इसे रट लीजिए बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनेगा। ये आगे जब हम दर्पण के द्वारा उनका प्रतिबिंब बनाएंगे तब ये चीजें हमें बहुत काम आएंगी। इसीलिए आप इनको अच्छे से यहीं पर समझ लीजिए। अगला है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं।
मतलब प्रकाश की किरण वास्तव में एक दूसरे को ना काटें, बल्कि प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तब बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इस चीज को रट लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या होता है बच्चों समतल दर्पण? समतल दर्पण ये इस तरीके से एक समतल दर्पण होता है, जिसके एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरी साइड जो है इसकी परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य ये वाली सतह करती है। तो ये क्या है? ये समतल दर्पण है। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, आइए समझते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। बच्चों समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो आभासी और सीधा होता है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी कि वस्तु के साइज के बिल्कुल बराबर होता है। मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब का भी साइज उतना ही होगा। आइए इसको चित्र के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक समतल दर्पण है। ये दिखाया गया है काला काला ब्लैक ब्लैक। ये क्या है? ये समतल दर्पण है। इसमें ये एक साइड पर ये पॉलिश की हुई है। ये देखिए इस तरीके से ये पॉलिश की हुई है। और यहाँ पर ये एक वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट हमने रखी है इसके सामने। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा? इस वस्तु से एक किरण, ये एक मुख्य अक्ष मान लीजिए, यहाँ इसके समानांतर एक किरण चली है और ये जिस मार्ग से चली है बच्चों, ये दर्पण से परावर्तित होकर के उसी मार्ग पर वापस लौट आई है। और अगली किरण एक कोण बनाती हुई, ये देखिए एक कोण बनाती हुई आपतित हुई है। ये एक कोण इसके साथ मुख्य अक्ष के साथ बनाती हुई आपतित हुई है और उतना ही कोण बनाती हुई ये परावर्तित भी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो बच्चों ये जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें कौन कौन सी हैं? एक तो ये है और एक ये है जो अपने ही मार्ग पे वापस लौटी थी। क्या ये दोनों किरणें इधर मिल रही हैं? कहीं यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है? नहीं। ये देखिए इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। ऐसा नहीं लगता कि ये आगे जाके भी कहीं मिलेंगे। तो जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती हुई प्रतीत होती हैं। और जहां पर ये एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं तो बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बन जाता है। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। और ये कैसा है? जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है वस्तु के सापेक्ष ये कैसा है प्रतिबिंब बच्चों? ये सीधा और आभासी है। वस्तु के सापेक्ष ये कैसा है? सीधा है और आभासी। सीधा प्रतिबिंब है तो आभासी होगा। आभासी का मतलब हमने आपको क्या बताया था? आभासी का मतलब है कि जब दो किरणें प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो, वास्तविकता में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें बल्कि प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही हैं, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। और ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और ये देखिए दिख भी रहा है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। अगला पॉइंट था कि जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु के साइज के बिल्कुल बराबर होता है। ये देखिए दिख भी रहा है कि जो वस्तु का जो साइज है वो बिल्कुल प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। ये प्रतिबिंब है, इसका साइज और वस्तु का साइज बिल्कुल बराबर है। और इससे अगला पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। मतलब ये वस्तु या बिंब जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी है, मान लीजिए ये वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब भी इसका दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो देखिए वस्तु कहाँ रखी है? दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। यानी कि जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। अगला है कि जो समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है मतलब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि उसकी पार्श्व यानी कि उसकी साइड बदल जाती है। साइड बदल जाती है मतलब जैसे अगर हम अपना प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखें तो हमारा जो दायां हाथ है वो प्रतिबिंब का बायां हाथ होगा और हमारा जो बायां हाथ है वो प्रतिबिंब का दायां हाथ प्रतीत होगा। इसका मतलब हमारी साइड बदल गई और इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये देखिए पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। बच्चों हमने यही कहा था कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है।
और प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। और अगला इसमें मेन पॉइंट जो है वो है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है, ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता होती है। क्या होता है पार्श्व परिवर्तित, आइए इसको समझते हैं। पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। बच्चों, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और हमारा प्रतिबिंब उसमें बन रहा है, तो हमारा जो दायां हाथ है वो बायां प्रतीत होगा उसमें, और जो हमारा बायां हाथ है वो प्रतिबिंब में दायां हाथ प्रतीत होगा। यानी कि इसके पार्श्व यानी कि इसकी साइड बदल जाती है। तो बच्चों, प्रतिबिंब की जो साइड है वो वस्तु के सापेक्ष बदल जाती है, इसीलिए इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, ये थे समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की गुण, किस तरीके से समतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है। अब आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। बच्चों, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है और इस गोले का हमने ये एक भाग काट लिया, ये वाला भाग हमने ये काट लिया, और काट के अगर हम इसकी एक सतह पर पॉलिश कर दें, मान लीजिए इस वाली सतह पे हमने ये पॉलिश कर दी, और जो दूसरी इसकी सरफेस है यानी कि दूसरी सतह यानी कि ये वाली सतह, ये वाली इधर वाली, तो ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगी। तो ये दर्पण ये कैसा कहलाएगा, ये गोलीय दर्पण का उदाहरण है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ये देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, तो ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है। और बच्चों, गोलीय दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, और नंबर दो उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आइए इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आता है अवतल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बच्चों, जिस दर्पण का जो परावर्तक तल है वो दबा हुआ होगा अंदर की ओर, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जैसे हमने एक चित्र बनाया था, इसमें देखिए हमने जो गोले से काटा और इसका जो उभरा हुआ भाग था उस पर हमने पॉलिश करी, और इसका ये जो दबा हुआ भाग है यानी ये वाला भाग, ये इसके परावर्तन का कार्य कर रहा है, तो यानी कि ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ, अतः ये दर्पण कैसा है, ये दर्पण है बच्चों अवतल दर्पण। इसी तरीके से उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ये क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ तल बाहर की तरफ उभरा होता है। बच्चों, जिसका परावर्तक तल जो होता है वो उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे अगर इस वाले दर्पण के हम अंदर की साइड पॉलिश कर दें, जैसे मान लीजिए ये वाला आधा भाग हमने ये काटा है और इसके अंदर की साइड हमने ये पॉलिश कर दी, और इसका जो उभरा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, ये वाला भाग बाहर वाला, तो ये क्या है, ये कौन सा दर्पण हो गया, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। आइए इनको चित्र के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये अवतल दर्पण है, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसके उभरे हुए भाग पर तो ये पॉलिश हो रही है, और जो दबा हुआ भाग है यानी कि ये वाला भाग, ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है। और इसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में यानी उत्तल दर्पण के केस में उल्टा होता है, इसके दबे हुए भाग पर ये पॉलिश हो रही है, और इसका जो उभरा हुआ भाग है यानी कि ये वाला भाग, ये क्या करता है, ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ये देखिए, ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब आगे चलते हैं। इसका एक उदाहरण बच्चों, घर में जो हम चम्मच इस्तेमाल करते हैं वो भी है। चम्मच का जो अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ होता है वो लगभग कैसा होता है, अवतल, जिसमें हम कोई भी खाना रख के खाते हैं चम्मच में। जैसे मान लीजिए ये चम्मच है, तो इसका जो अंदर की ओर जो वक्रित पृष्ठ है यानी अंदर वाला पृष्ठ, इसमें खाना रख के हम खाते हैं, ये क्या है, ये इसका अवतल दर्पण जैसा भाग है। और जो बाहर का पृष्ठ है ये उभरा हुआ है यानी कि ये वाला, ये बाहर वाला, और ये क्या है, ये उत्तल दर्पण जैसा होता है। अब आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। ध्रुव, जिसे इंग्लिश में हम पोल कहते हैं, क्या होता है ध्रुव, आइए समझते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बच्चों, जो गोलीय दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब जिससे परावर्तन होता है,
उसका जो केंद्र है, बिल्कुल बीच का बिंदु है, वो क्या कहलाता है? वो ध्रुव कहलाता है। और ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। और ध्रुव जो होता है ये कहाँ होता है? ये दर्पण के पृष्ठ पर, जो परावर्तन वाला पृष्ठ होता है उस पर स्थित होता है। और इसको पी अक्षर से निरूपित करते हैं। आइए चित्र में इसको समझते हैं। ये देखिए, ये दर्पण है। ये देखिए, ये एक दर्पण बनाया हुआ है बच्चों। और ये कौन सा दर्पण है? इसके उभरे हुए सतह पर ये पॉलिश हो रही है। और उभरे हुए सतह पर पॉलिश हो रही है। और इसका ये जो दबा हुआ पार्ट है, ये हमने उभरे हुए सतह पर ये पॉलिश दिखाई है ये। और इसका ये जो दबा हुआ पार्ट है, यानी कि ये अंदर वाला, ये परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है। तो ये कौन सा दर्पण है? ये बच्चों अवतल दर्पण है। तो हमने ये कहा है कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, यानी कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसके बिल्कुल बीचों बीच का केंद्र का बिंदु या मध्य बिंदु, ये क्या कहलाता है? ये दर्पण का ध्रुव पोल कहलाता है। और इसको हम किससे शो करते हैं? इसको हम पी से शो करते हैं। अब आगे देखते हैं। वक्रता केंद्र, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्या होता है वक्रता केंद्र? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से निरूपित करते हैं। बच्चों, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गोलीय दर्पण को हमने किससे काटा है? एक गोले से काटा हुआ है। और जिस गोले का ये भाग है, उस गोले का जो केंद्र है वो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है ये, और इससे हमने ये काट करके, ये दर्पण हमने ये काट करके लिया है और इसके इस सतह पे पॉलिश कर दिया है। तो जिस गोले से ये काटा गया है उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसको हम किससे निरूपित करते हैं? इससे हम सी से निरूपित करते हैं। आइए इसको चित्र से भी समझते हैं। ये देखिए, जो सी दिखाया गया है ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, जिसे इंग्लिश में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि जिस गोले से काट के इस दर्पण को बनाया गया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? ये वक्रता केंद्र कहलाता है। अब आती है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बच्चों, गोलीय दर्पण को हमने जिस गोले से काट करके बनाया है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। इसके बाद आती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव पी को मिलाने वाली जो रेखा है वो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। आइए चित्र से देखते हैं इसको। ये देखिए, ये जिस गोले से काटा गया है उसका ये केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और उस गोले की त्रिज्या, यानी कि वक्रता केंद्र से ये दर्पण तक की जो दूरी है यही तो त्रिज्या होगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको हम किससे शो करते हैं? इसको हम आर से शो करते हैं। ये देखिए, और ये सी, एफ और ये पी, इन विभिन्न बिंदुओं को मिलाते हुए हम जो एक रेखा खींचते हैं उसको हम मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब बच्चों, इसमें एक एफ और दिया हुआ है जिसको हम फोकस कह रहे हैं। अब ये फोकस बिंदु क्या है? आइए इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बच्चों, गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष क्या था? जो वक्रता केंद्र सी और पी को मिलाने वाली रेखा थी वो, उसके समांतर जितनी भी किरणें गोलीय दर्पण पर आपतित होंगी, यानी गोलीय दर्पण पर जितनी भी किरणें आएंगी वो सब उससे परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तविकता में मिल जाएंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको हम कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए इसको चित्र के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण में ये जो है, जो सी और एफ को मिलाने वाली रेखा है, ये सी एफ पी को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समानांतर ये जितनी भी किरणें आ रही हैं, ये वाली किरण है या ये ऊपर वाली किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आ रही हैं वो दर्पण से परावर्तित होकर के
दर्पण इनको परावर्तित होकर के एक बिंदु पर ये मिलती है, इस बिंदु पर ये सारी किरणें मिली हैं। मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें इस पर आपतित होती हैं वो सब परावर्तन के पश्चात इस एक बिंदु पर मिलती हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हैं बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं, उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। और इस फोकस को हम किससे शो करते हैं, इस फोकस को हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ये कैपिटल एफ। तो बच्चों अब इसी तरीके से ये तो था अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण के केस में देखें तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरणें आ रही हैं, ये वाली है और एक ये वाली है और नीचे भी ये किरणें आ रही हैं, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविकता में नहीं मिलती बल्कि एक बिंदु से पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये एक बिंदु से निकलती हुई ये प्रतीत होती है। तो ये क्या है, इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। और बच्चों फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है या दर्पण के ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इस फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए इस वाले दर्पण में इस साइड है ये है ये फोकस दूरी और इसको हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। इस वाले चित्र में भी देखिए, ये देखिए ये एफ है और ये एफ, पी से एफ की जो दूरी है वो क्या कहला रही है, वो कैपिटल एफ से शो कर रहे हैं और ये फोकस दूरी कहला रही है। ये देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाती है। स्मॉल एफ के द्वारा हम इसको दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। अभी हमने फोकस दूरी ये समझ ली कि गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसको हम स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आती है द्वारक क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में अपर्चर कहते हैं। तो बच्चों गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होगा, वो गोलीय ही होगा और इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होगी। और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस प्रकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो इसकी जो सीमा रेखा है उसका जो व्यास है बच्चों वही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। आइए इसको देखते हैं बच्चों। ये देखिए ये गोलीय दर्पण का ये हमने ये एम हिस्सा है और M1 है और ये M2 है और इसके जो बीच का ये है ये इसकी वृत्ताकार सीमा रेखा है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दर्पण का द्वारक या अपर्चर कहते हैं। ये देखिए ये गोलीय दर्पण की सीमा रेखा का ये व्यास है, ये इसका क्या कहलाएगा, ये द्वारक या अपर्चर कहलाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध। तो बच्चों गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध होता है, आइए समझते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f से दुगनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या r है वो क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि f की दुगनी होती है, यानी r बराबर 2 है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। तो बच्चों इस सूत्र को हम याद कर लेंगे। अभी आगे चैप्टर में चलेंगे तो इस पर हमें न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, तो इस सूत्र को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। बच्चों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए क्या नियम होते हैं उनको हम समझते हैं। तो उसमें ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें अच्छे से समझना है। देखिए बच्चों पहली कंडीशन है ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि हमने इसके उभरे हुए भाग पर ये पॉलिश की हुई है और इसका दबा हुआ भाग जो है परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है। तो बच्चों अवतल दर्पण के अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वो कहां से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई जाएगी। तो ये पहला नियम है प्रतिबिंब बनाने का कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण दर्पण पर आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा है इसका पहले का ये बिल्कुल अपोजिट है कि जो भी किरण फोकस से होकर के दर्पण पर गिरती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये देखिए कि फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित हुई है और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आई थी वो तो बच्चों परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरी है और जो फोकस से होकर के दर्पण पे आपतित हुई है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। तो ये दो नियम थे और आगे के दो नियम क्या हैं आइए उन्हें समझते हैं।
अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों जो तीसरा नियम है वो ये है कि जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, ये देखिए ये वक्रता केंद्र सी है और ये किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर के ये गुजर रही है, और जो दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरेगी बच्चों वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये देखिए ये वक्रता केंद्र सी से जाती हुई किरण है और ये जिस मार्ग से गई है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इसी तरीके से जो चौथा नियम है, चौथा नियम क्या है? चौथे नियम में ये देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है जिस पर ये फोकस एफ और सी है। तो बच्चों कोई भी किरण मुख्य अक्ष के साथ अगर एक कोण आई बनाती हुई आपतित होती है, ये देखिए ये कोण आई बनाती हुई आपतित हुई है, तो ये उतना ही कोण बनाती हुई वापस चली जाएगी। ये देखिए मान लीजिए इसने 40 डिग्री के कोण बनाती हुई ये आपतित हुई है, मुख्य अक्ष के साथ 40 डिग्री का इसने कोण बनाया है, तो बच्चों ये किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ 40 डिग्री का कोण बनाकर ही वापस लौट जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, यानी कि ये जो कोण बना है वो भी 40 डिग्री का ही होगा। तो ये थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न परिस्थितियों के लिए, मतलब वस्तु को अगर हम अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर विभिन्न परिस्थितियों में रखें, उनकी जगह चेंज करके कई स्थितियों में उसे रखें, तो उसके लिए प्रतिबिंब का बनना हम किरण आरेख से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें पहली कंडीशन है कि जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो, मतलब जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों ये देखिए ये अवतल दर्पण है MN और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु स्थित है, तो इससे जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? फोकस से होके जाएंगी। ये देखिए, और ये भी मुख्य अक्ष समांतर आ रही है, ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगी। यानी कि ये दोनों जो किरणें हैं वो कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं? वो फोकस पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु अनंत पर स्थित होती है उसका अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, और अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, यानी कि एक छोटे बिंदु के साइज के बनता है, बहुत छोटा होता है, उसका बिंदु जैसा साइज होता है, और वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है बच्चों? हम पहले बता चुके हैं कि जहां पर प्रतिबिंब जब बनता है तो दो किरणें वास्तविकता में प्रतिच्छेदित करती हैं, तब प्रतिबिंब कौन सा होता है? तब जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो F पर बनेगा, F पर बनेगा, और ये वस्तु के सापेक्ष बच्चों बहुत छोटा होगा, ये बिंदु के साइज का ये होगा, और वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब आगे चलते हैं। जब बिंब या वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के मध्य हो, बच्चों जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आइए इसको समझते हैं। ये देखिए कोई अवतल दर्पण है MN, ये MN एक अवतल दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है ये। तो बच्चों अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र ये C है, तो वक्रता केंद्र C और अनंत, ये अनंत ये कहीं होगा, तो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी है वस्तु है, मान लीजिए AB ये रखी हुई है, कहां पर रखी है? वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी है। अब इसका प्रतिबिंब बनने के लिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये देखिए, और जो किरण बच्चों मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है ये हम जानते हैं कि वो दर्पण से परावर्तित होकर के क्या होती है? फोकस से होकर के वो निकल जाती है। देखिए ये फोकस से होकर के चली जाएगी। और दूसरी किरण जो इसके वक्रता केंद्र C से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, तो इसके लिए क्या नियम है? जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। और बच्चों ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें जो है, जो एक फोकस से होकर गई है और एक उसी मार्ग पर वापस लौटी है, ये एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेदित करती हैं? ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है। यानी किसी वस्तु AB का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? A', B' पर बन जाता है। देखिए इस तरीके से। और बच्चों प्रतिबिंब को देख करके हमें ज्ञात हो रहा है ये प्रतिबिंब कैसा है? ये प्रतिबिंब इस वस्तु के सापेक्ष, ये जो वस्तु है इसके सापेक्ष कैसा है? उल्टा है, और इस वस्तु के सापेक्ष छोटा भी है। तो अब उल्टा है तो कैसा होगा? वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा।
अगर इसकी हम स्थिति की बात करें तो ये कहाँ बना है, ये सी और एफ के बीच बना है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के ये बीच में बनता है। तो ये देखिए, जब कोई वस्तु अनंत वक्रता केंद्र सी के मध्य होती है तब प्रतिबिंब फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब आगे चलते हैं। जब बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, बच्चों जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होगी तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आइए समझते हैं। ये देखिए, कोई दर्पण है, ये एमएन है और ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष पर ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। तो वक्रता केंद्र सी पर कोई वस्तु ये रखी हुई है ए बी, ठीक है। अब इससे जो एक किरण जाएगी समानांतर, वो हम कई बार पढ़ चुके हैं, वो क्या होगा, वो फोकस से होती हुई निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात। ये देखिए, फोकस से होकर निकली और दूसरी जो फोकस से होकर के इस पर आपतित हुई है, फोकस से होकर जो जाती है वो क्या हो जाता है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। और बच्चों ये दोनों किरणें ये कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ए डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहां बनता है, ये वक्रता केंद्र सी पर ही बन जाता है। और इसका साइज भी देखिए, ये वस्तु के हमें बराबर का ही दिख रहा है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का होता है और वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। और दूसरा, ये वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक भी होता है। तो जो वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही समान साइज का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब आगे चलते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आइए इसको समझते हैं। ये देखिए, ये दर्पण है एम एन, ये एम एन, ये दर्पण है एक और इसकी ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पे वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच। ये सी है और ये एफ है और इसके बीच कोई वस्तु है ए बी। अब यहां से ए बी कोई वस्तु है, इससे एक किरण चलेगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से होती हुई आपतित हुई है दर्पण पे, ये देखिए, ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और बच्चों ये दोनों किरणें कहां पर मिली हैं, ये दोनों किरणें यहाँ पर इस बिंदु पर मिली हैं। और किसी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहां बना है, ए डैश बी डैश पर बना है। ये देखिए, अगर इस प्रतिबिंब के बारे में देखें तो ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष आकार में कैसा है, वस्तु के सापेक्ष आकार में बड़ा है और उल्टा और वास्तविक है। तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बड़ा, उल्टा, वास्तविक और कहां बनता है, सी से परे, यानी कि सी से बाहर की ओर ये बनता है। तो ये देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच हो तब प्रतिबिंब सी से परे, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब आगे चलते हैं। जब बिंब या वस्तु फोकस एफ पर हो, जब बच्चों वस्तु फोकस एफ पर होती है, जैसे ये देखिए, ये दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है ये, और वस्तु कहां पे रखी हुई है, अब ये वस्तु यहाँ फोकस एफ पर रखी है। कौन सी है वस्तु, ये है ए और ये बी, ए भी कोई वस्तु रखी है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो कहां से होकर निकलेगी, वो फोकस से होकर के निकलेगी। ये देखिए, फोकस से होकर गुजरी है। और दूसरी जो वक्रता केंद्र सी से होती हुई आपतित हुई है, ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और ये किरणें बच्चों यहाँ कहीं भी मिलती हुई हमें आगे प्रतीत नहीं हो रही हैं, यानी कि अगर ये कहीं मिलेंगी तो अनंत पे भले मिलेंगी। तो यानी कि जो वस्तु फोकस एफ पर होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर अत्यधिक विवर्धित, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा और अनंत पर बनेगा। अब आगे चलते हैं। जब बिंब वस्तु ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच हो, बच्चों लास्ट कंडीशन है ये प्रतिबिंब बनाने के लिए, जब वस्तु कहां पर हो, ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच हो। ये देखिए, ये दर्पण है एम एन, ये दर्पण है कोई एम एन और ये इसकी मुख्य अक्ष है, और इस बार वस्तु कहां पर है, फोकस एफ और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में है। ये देखिए, वस्तु है ये ए और ये बी, ए भी कोई वस्तु है। इससे अब क्या होगा, इससे एक किरण आएगी, वो एक कोण बनाती हुई आपतित होगी,
और उतना ही कोण बनाती हुई वो परावर्तित भी हो जाएगी, यानी वापस यहाँ से चली जाएगी। और एक किरण जो सी से होकर के इस पे आपतित हुई है वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो बच्चों इधर तो ये किरणें देखिए इनकी बीच की दूरी बढ़ रही है, ये जो दूरी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, यानी कि इधर ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर हम दर्पण के पीछे इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि जब वस्तु फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। और ये कैसा होता है, ये सीधा और आभासी होता है। ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष देखिए, प्रतिबिंब सीधा है तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी भी होता है। और आभासी प्रतिबिंब का मतलब हम बता चुके हैं कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दो किरणें केवल मिलती हुई प्रतीत हो, वास्तविकता में न मिले। तो ये देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बने हैं वो सभी वास्तविक और उल्टे बने हैं। केवल एक इसी कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना है, इसी कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बना है। देखिए जब वस्तु ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच होती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। अब देखिए हमने जितने भी प्रतिबिंब बनाए इनको हम एक टेबल के द्वारा भी समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये बिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, और प्रतिबिंब का साइज है, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति है। इसमें पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और जब फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। इस तरीके से आप याद कीजिए, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बना है फोकस पे, और जब फोकस पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अब हम बात करते हैं सी का। जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, यानी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। और सी से परे है तो एफ और सी के बीच बनेगा, और अगर वस्तु एफ और सी के बीच में है तो सी से परे बनेगा। इस तरीके से अगर हम इनको क्रॉस कर करके करेंगे तो बच्चों हमें ये आसानी से टेबल याद हो जाएगी। और अगर वस्तु पी और एफ के बीच में है, ये एक स्पेशल केस है इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, पी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और बच्चों ये सारे प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक उल्टे, वास्तविक उल्टे, वास्तविक उल्टे, वास्तविक उल्टे। केवल एक प्रतिबिंब जब वस्तु पी और एफ के बीच है, ये कैसा है, ये आभासी और सीधा है। ये विशेष केस है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब साइज की बात करें तो जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा यानी बिंदु साइज बना है, फिर छोटा, फिर समान साइज का। सी वाले पे ध्यान रखिए, सी वाले पे हमेशा सी पर ही बनता है, समान साइज का ही बनता है, और फिर बड़ा होता गया है। पहले बिंदु साइज बहुत छोटा, फिर समान साइज, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर ये और बड़ा विवर्धित हो गया है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको टेबल के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। और प्रतिबिंब बनाना तो हमने आपको पीछे सिखा ही दिया। बच्चों अगर आप टेबल से भी याद ना रख पाए तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये एक दर्पण बनाइए, दर्पण के बाद ये मुख्य अक्ष खींचिए, और मुख्य अक्ष पर ये कुछ बिंदु बनाइए। ये बनाइए एक फोकस बिंदु है एफ, ठीक है, और फोकस है, और एक छोड़ करके यहां बना दीजिए सी, यानी वक्रता केंद्र। और यहाँ पर तो ध्रुव और पी है ही है, ये पी, और एक बिंदु छोड़ के एफ, एक बिंदु छोड़ के सी। और इधर से बनाना शुरू कीजिए, बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 तीर बनाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तीर बना लिए, और घटते हुए क्रम में बनाइए। 1 नंबर का सबसे बड़ा, फिर 2 नंबर, फिर 3, इस तरीके से घटते हुए क्रम में बनाइए। अब इनके ठीक नीचे तीर बनाइए, वो बढ़ते क्रम में बनाइए ऐसे, यानी कि इनकी नंबरिंग हमने इधर से शुरू करी है और इसकी नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे। इस नंबरिंग का ध्यान रखिए। तीर एक से बना लीजिए, इधर से शुरू करिए बाहर की तरफ से, तो घटते हुए क्रम में बनाइए, और नंबरिंग इसकी इधर से कीजिए, इसकी इधर से कीजिए। और ये 6 नंबर वाला स्पेशल केस है तो इसे छोड़ दीजिए, जो पहला नंबर है वो 5 के नीचे बनेगा, बस ये ध्यान रखिए। यानी कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। ये देखिए 1 नंबर फोकस पे आ रहा है। और दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच पर है तो दूसरे नंबर का कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। और सी पर है तो तीसरा नंबर तीसरे पर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे सी पर बनेगा। 3 नंबर के नीचे 3 नंबर। 4 नंबर कहाँ है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो सी और अनंत के बीच बनेगा। 4 नंबर को 4 से मैच कर लीजिए। 5 नंबर अगर वस्तु कहाँ पर है, फोकस पे है, तो प्रतिबिंब 5 नंबर का कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये देखिए, तो सिर्फ हमें नंबर मैच करने हैं। इसको इधर से नंबरिंग दीजिए, इसको इधर से दीजिए, और 6 नंबर को छोड़ के दीजिए।
ठीक है। इधर वाली जो नीचे वाली नंबरिंग है वो 5 के नीचे से करनी है और 5 तक ही उसको करना है। और फिर नंबर के हिसाब से आप याद रखिए, अगर आप वैसे भूल जाएं। और जो छठा वाला केस है वो छठा दर्पण के पीछे की साइड बनेगा इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से हम हर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई जल्दी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन आया है तो आप इस तरीके से भी 1-2 बार प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। टेबल याद हो गई है आपको इजीली तो टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और हमने आपको बनाना भी सिखा दिया। अगर एग्जाम में बनाने के लिए आए तब ये ट्रिक नहीं चलेंगी, तब तो आपको किरण आरेख बनाना ही पड़ेगा और तब आप उनको किरण आरेख को बना करके कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का बल। अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। ये देखिए अवतल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग है, इसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदूत यानी कि जो वाहनों की हेडलाइट होती हैं उनमें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग हमें ऐसी जगह करते हैं जहां हमें प्रकाश की किरणों का एक समांतर शक्तिशाली किरण पुंज की जरूरत होती है। ये देखिए ये कोई टॉर्च है मान लीजिए और टॉर्च से ये शक्तिशाली किरण पुंज ये निकल रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जो शेविंग दर्पण के रूप में करते हैं। जो हम शेविंग बनाते हैं तो शेविंग बनाने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में इसका हम यूज करते हैं जिससे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बने। और जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दांतों के डॉक्टर जिन्हें हम डेंटिस्ट भी कहते हैं, ये अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब ये देखने के लिए करते हैं जिससे ये दांतों की किसी भी परेशानी को इजीली डिटेक्ट कर सकें। अगला है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। बच्चों जो सौर भट्टियां होती हैं, जो सूरज से की किरणों से, जो सूरज की ऊर्जा से जो भट्टियां चलती हैं, उसमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। अब आगे की वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? बच्चों ये टोटल समझने पर बेस है, ये रटने वाला चैप्टर नहीं है, ये समझने वाला है। और अगर आपको वास्तव में समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।